मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि चेस्टमिल नाम का एक शहर पहले आम शहरों की तरह ही अपनी लाइफ जिया करता था, लेकिन फिर वहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं होने लगी जिनसे लोगों की रूह कांप गई। ये शहर नर्क से भी बदतर हो गया। लेकिन आखिर वो ऐसी कौन सी घटनाएं थी जिनसे लोग ना कि खौफ में बल्कि जिंदा लाश बनकर रहने लगे? आइए जानते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है एक बारबी नाम के लड़के को दिखाते हुए, जो एक बॉडी को जंगल के बीचों बीच दफना रहा था। बारबी वहाँ का स्थानीय निवासी नहीं था और बारबी को देखकर ऐसा लग रहा था कि मरने वाले व्यक्ति के साथ उसकी काफी लड़ाई हुई थी। उस डेड बॉडी को दफनाने के बाद बारबी अपनी कार को लेकर शहर से बाहर जाने लगता है, लेकिन रास्ते में उसका सामना शेरिफ नाम के पुलिस ऑफिसर से होता है। बारबी पुलिस को देखकर डर जाता है, लेकिन वहाँ से बचकर वो किसी न किसी तरह से निकल जाता है। इस बीच उसका ध्यान ड्राइविंग से हट गया था। जब बारबी सामने सड़क की तरफ देखता है तो वहाँ उसकी कार के सामने गाय आ जाती है, जिसे बचाने के लिए बारबी अपनी कार को साइड में मोड़ देता है, जिससे उसकी कार गायों से भरे एक खेत में आकर रुकती है। फिर बारबी अपनी कार को देख ही रहा होता है और तभी वहाँ पर भूकंप के कारण धरती जोर जोर से हिलने लगती है और अचानक आसमान से एक चीज बारबी के सामने आकर गिरती है और सब कुछ शांत हो जाता है। बारबी की नजर उस गाय पर पड़ती है जो आसमान से गिरने वाली उस चीज से 2 टुकड़ों में बट गई थी। बारबी उस चीज को डरते हुए छूने लगता है तो उसे पता चलता है कि वो एक इनविजिबल बॉल है जो इतनी तेज थी जिसकी वजह से घर भी 2 हिस्सों में बट गए थे। तभी वहाँ पर जॉय नाम का एक लड़का वहाँ पर आकर बारबी से पूछता है, क्या तुम ठीक हो या नहीं? जॉय भी उस इनविजिबल बॉल को देखकर शॉक्ड रह जाता है। दूसरी तरफ शेरिफ और लिंडा को खबर मिलती है कि उस पूरे टाउन की लाइट कट गई है, फोन लाइन बंद हो गई है और यहाँ इंटरनेट भी काम नहीं कर रहा है। और यही नहीं, सैटेलाइट कनेक्शन ने भी अपना काम करना बंद कर दिया है। तभी शहर के ऊपर से उड़ रहा एक प्लेन उस इनविजिबल बॉल से टकराकर ब्लास्ट हो जाता है, जिसे देखकर लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। और ये बात साबित हो जाती है कि वह एक दीवार नहीं बल्कि गोल आकार का एक गुम्बद है, जिसने आधे से ज्यादा शहर को कवर कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ हमें रेडियो स्टेशन पर फिल और उसकी गर्लफ्रेंड डॉडी को दिखाया जाता है, जो सिग्नल लाने की कोशिश कर रहे थे। वो लोग काफी कंफ्यूज थे कि अचानक सिग्नल कैसे कट हो सकता है। फिल को लगता है कि यह एक अच्छा मौका है अपनी रेडियो रेटिंग्स को हाई करने का, इसलिए वो दोनों सिग्नल्स को ठीक करने में जुट जाते हैं। वहीं एक फायर ट्रक उस इनविजिबल बॉल की दूसरी तरफ से आ रहा था, जिसे बारबी उस दीवार की दूसरी तरफ से इशारा करके उसे रोक लेता है, जिससे वो ट्रक क्रैश होने से बच जाता है। कुछ समय बाद वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस वाले आते हैं, लेकिन इस इनविजिबल बॉल को समझना उनके बस की बात नहीं थी। उसी समय शहर का काउंसलिंग मैन भी वहाँ पर पहुँच जाता है, जिसका नाम बिग जिम था, लेकिन उसे भी इस गुम्बद के बारे में कुछ समझ नहीं आता। यहाँ पर पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उस तरफ से गुजरने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है, क्योंकि उस इनविजिबल बॉल यानी गुम्बद के कारण काफी एक्सीडेंट हो रहे हैं। वहीं पर थोड़ी दूर जूनियर नाम का एक लड़का एंजी नाम की लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था। एंजी जॉय की बड़ी बहन थी जो कि एक डॉक्टर है। दोनों इंटीमेट होने के बाद जूनियर एंजी से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन एंजी उससे कहती है कि वो उसके लिए ऐसा कुछ भी फील नहीं करती। इससे जूनियर उदास हो जाता है और उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। उनकी लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि एंजी उसे थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है, जिसमें मॉम कैरोलीन, आइलिस और उन दोनों की बेटी नूरी उसी टाउन की तरफ जा रही थी। उन्हें इस बात के बारे में कुछ पता नहीं होता कि उस टाउन को एक इनविजिबल बॉल ने कवर कर लिया है। दूसरी तरफ हम जूलिया नाम की एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर को देखते हैं, जिसका चेस्टमिल शहर में काफी नाम था। एक दिन एक औरत उसे एक सीक्रेट खबर देने के लिए कॉल करती है। वो उसे बताती है कि उसने उस शहर में प्रोपेन से भरे 5 ट्रक को जाते हुए देखा है और उसके हिसाब से इतनी बड़ी मात्रा में प्रोपेन जैसे फ्यूल का शहर में आना किसी खतरे से खाली नहीं है। जूलिया उस औरत से उस पर इन्वेस्टिगेशन करने का वादा करती है, लेकिन वो अपने काम में बिजी होने के कारण उस पर ध्यान नहीं दे पाती। वहीं दूसरी तरफ बिग जिम रेडियो स्टेशन पर जाकर इमरजेंसी की अनाउंसमेंट करता है। कैरोलीन, जो नूरी और एलिस के साथ शहर की तरफ बढ़ रही थी, वो इस अनाउंसमेंट को सुन लेती है, लेकिन उसे लगता है कि ये किसी तरह का एडवर्टाइजमेंट है और वो इस पर ध्यान नहीं देती और शहर की तरफ बढ़ने लगती है। उनकी कार उस इनविजिबल बॉल से टकराते टकराते बचती है, क्योंकि उससे पहले शहर की तरफ से आ रहा एक ट्रक उस बॉल से टकराकर क्रैश हो जाता है।
जिसे देखकर वो अपनी कार रोक लेती है। इतना बड़ा एक्सीडेंट देखकर नूरी को दौड़े पड़ने लगते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाती है। लेकिन वो बेहोश होने से पहले किसी पिंक स्टार के बारे में कहती है। अब यहाँ पर नूरी को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जो शहर में हुए एक्सीडेंट्स की वजह से भरा पड़ा था। वहीं जूलिया और बारबी दोनों एक्सीडेंट में घायल हुए लोगों को हॉस्पिटल ला रहे थे। उसी हॉस्पिटल में जूलिया का हस्बैंड भी डॉक्टर था। वो उससे मिलने जाती है, लेकिन वो उस वक्त हॉस्पिटल में नहीं था। जूलिया को पता चलता है कि वो संडे के दिन कभी काम पर नहीं आता था। इसका मतलब वो आज तक जूलिया से झूठ बोलता आ रहा था। हॉस्पिटल के बाहर हम एंजी और बारबी को मिलते हुए देखते हैं। दोनों को साथ में देखकर जूनियर को जलन होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सैनिकों द्वारा टाउन को सील कर दिया जाता है। बहुत सारे एक्सपर्ट और साइंटिस्टों को भी इस अजीबोगरीब मुसीबत का कारण नहीं पता चलता। कुछ समय बाद बिग जिम प्रोपेन के बारे में बात करने के लिए शेरिफ से मिलता है। यहाँ पर हमें उनकी बातों से पता चलता है कि उनको इस गुम्मत के बारे में पहले ही थोड़ा बहुत कुछ पता था और वो इस पर खुलकर बात नहीं कर रहे थे। वहीं बारबी को उस टाउन में एक दिन के लिए कुछ काम से रुकना था, लेकिन उसके पास रुकने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वो अपनी कार में ही रात गुजारने का फैसला करता है। लेकिन तभी उसके पास जूनियर आ जाता है। वो उससे एंजी से दूर रहने के लिए कहता है। धीरे धीरे उसकी ये बातें धमकी में बदल जाती है। बारबी हैरानी से सोचता है कि मेरी इसमें गलती क्या है। इस बीच वहाँ पर जूली आ जाती है, जिससे वो झगड़ना बंद कर देते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम पार्टी करते हुए कुछ टीनेजर्स को देखते हैं, जो इस मुश्किल घड़ी से अनजान बनकर पार्टी कर रहे हैं, जिसमें जॉय भी था। जॉय एक लड़के से वहाँ के हालात पर बात करने लगता है, लेकिन अचानक जॉय को दौरे पड़ने लगते हैं और वो पिंक स्टार के बारे में बोलने लगता है, जैसे कि पहले नूरी ने भी बोला था। वहीं जॉय की बहन एंजी घर पर अकेली होती है। तभी अचानक उसके घर में जूनियर आकर उसे किडनैप कर लेता है। वो उसे अपने पापा के पुराने शेल्टर में ले जाता है। यहाँ वो बताता है कि मुझे पता है इस इनविजिबल बॉल के बारे में। यहाँ एंजी को ये भी पता चलता है बिग जिम ही जूनियर का फादर है। जूनियर उससे बताता है कि मेरे पापा फैमिली को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे, इसलिए उन्होंने फैमिली के लिए ये शेल्टर बनाया था। वहीं जूलिया बारबी को अपने घर में ठहरने के लिए लाती है। तभी अचानक बारबी की नजर उसके हस्बैंड की फोटो पर पड़ती है। फिर उसे रियलाइज होता है कि जिसको उसने सुबह मारा था वो जूलिया का हस्बैंड था। दूसरी तरफ लिंडा और शेरिफ सभी बहानों पर नजर रखे हुए थे, क्योंकि कोई भी इस गुम्मत से न टकरा जाए। तभी अचानक शेरिफ को अटैक आता है और वो वहीं पर ही मर जाता है। अब हमें सुबह की घटना फ्लैशबैक में दिखाई जाती है, जहां बारबी जूलिया के हस्बैंड, जो कि एक डॉक्टर थे, उनसे मिलने आया था। वो उनसे कुछ पेमेंट की बात करता है, लेकिन डॉक्टर उसे पेमेंट देने से इनकार कर देता है, जिस वजह से उन दोनों में झगड़ा होने लगता है और बारबी खुद को बचाने के लिए उसको गोली मार देता है। बारबी जानता था कि भले ही उससे ये गलती से हुआ है, लेकिन उसको इसकी सजा मिलेगी और इससे बचने के लिए उसने उस बॉडी को दफना दिया। वहीं अगले दिन जब बारबी सोकर उठता है तो वो देखता है कि उसके गले की चेन गायब है। वो इसके बारे में जूलिया से पूछता है। जूलिया उससे कहती है कि वो उसकी चैन को ढूंढकर वापस कर देगी। फिर वो बारबी को याद आता है कि वो चैन उस गड्ढे में ही गिर गया था जहाँ पर उसने जूलिया के पति को दफनाया था। उधर जॉय अपने फ्रेंड बैन के साथ था, जिसने पिछली रात उसकी मदद की थी। बैन जॉय से पिंक स्टार के बारे में पूछता है, जो उसने रात को दौरे पड़ते वक्त कहा था, लेकिन जॉय को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं था। वहीं रेडियो स्टेशन में डूडी एक स्पेशल डिवाइस की मदद से गुम्मत के बाहर वाले लोगों से कांटेक्ट करने में सफल हो जाती है। वो आर्मी ऑफिसर्स को आपस में बात करते हुए सुन पा रही थी, पर वो उनसे कुछ नहीं कहती। वहीं सोल्जर्स भी हैरान थे कि ये इनविजिबल बॉल क्या है। दूसरी तरफ बिग जिम रेस्टोरेंट में बैठकर लंच कर रहा होता है। तभी लिंडा वहां आकर शेरिफ के मरने की खबर सुनाती है। फिर वो तुरंत बंकर में डेड बॉडी को दफनाने वाले के पास जाते हैं, जिसका नाम लेस्टर था। और इधर एंजी किसी को मदद के लिए बुलाने की पूरी कोशिश करती है, पर वो इसमें कामयाब नहीं हो पाती, क्योंकि जॉय वहां पर आकर उसे एक चैन से बेड पर बांध देता है। वहीं बिग जिम लेस्टर को अपने साथ लेकर आता है, जो शेरिफ का ही दोस्त था। शेरिफ की मौत से वो बहुत दुखी और परेशान हो जाता है, पर जब लिंडा उनके आसपास नहीं होती, तब वो पिछले महीने होने वाले प्रोपेन के इंपोर्ट के बारे में बात करने लगते हैं कि उस प्रोपेन के इंपोर्ट में उन तीनों का ही हाथ था और उन्होंने ये बात टाउन वालों से छुपाई थी। अब शेरिफ की मौत के बाद ये कंफर्म हो जाता है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट के बारे में अब किसी और को पता नहीं चल पाएगा, जो कि उनके लिए एक अच्छी खबर थी। उसी दिन थोड़ी देर बाद लिंडा पुलिस स्टेशन में आती है। वो वहाँ देखती है कि बिग जिम शेरिफ के ऑफिस में कुछ ढूंढ रहा है। लिंडा के पूछने पर बिग जिम कहता है कि वो वहाँ पर शेरिफ के वसीयत के कुछ पेपर्स ढूंढ रहा है, लेकिन वो असल में प्रोपेन से जुड़े पेपर्स को ढूंढने आया था, जो उसे और लेस्टर को परेशानी में डाल सकते थे। वो तुरंत बाहर
बार आकर लेस्टर को बताता है कि मुझे लगता है कि वो पेपर शेरिफ के घर में ही होंगे, जिन्हें लाने के लिए वो लेस्टर को तुरंत उसके घर भेजता है। इसी बीच जूलिया जल्दी से रेडियो स्टेशन पर डूडी के पास जाती है, जहाँ वो देखती है कि वो लोग गुम्बद के बाहर के सैनिकों की बातें सुन सकते हैं। उनकी बात सुनने पर जूलिया को पता चलता है कि वो लोग गुम्बद को जमीन से खोदकर निकालने की बात कर रहे हैं, पर वो इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे। इसके बाद जूलिया इनविजिबल बॉल वाली बात पूरे टाउन में फैला देती है, जिससे लोग डर जाते हैं और लोग घबराने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जॉय और बैन इनविजिबल बॉल पर साइंटिस्टों को अपना काम करते हुए देखते हैं। साइंटिस्ट ये देखते हैं कि पानी का उस बॉल पर क्या असर होता है, लेकिन उन्हें ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था, जिससे वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाते। वहीं जॉय देखता है कि ये बॉल एक छन्नी की तरह है। वो अपने फ्रेंड को बताता है कि इस बॉल से पानी कुछ हद तक आर पार हो सकता है। दूसरी तरफ बारबी अपनी चैन ढूंढने के लिए जूलिया के हस्बैंड के कैबिन में आता है। वहाँ उसे उसका चैन मिल जाता है, पर तभी जूनियर वहाँ पर आकर उसे देख लेता है। जूनियर उससे पूछता है, तुम एंजी के साथ सोए थे? बारबी को लगता है कि उसने उससे शायद चैन ढूंढते हुए देख लिया है, इसलिए वो जूनियर को वहाँ से ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। इसलिए वो जूनियर को बुरी तरह से पीटने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लेस्टर शेरिफ के घर पहुंचकर प्रोपेन इंपोर्ट के पेपर्स को ढूंढने लगता है। कुछ समय ढूंढने के बाद उसको पेपर्स मिल जाते हैं, तभी वो उन्हें जला देता है और वहाँ से जाने लगता है। वो पेपर्स को नीचे फेंकता है, पर पेपर्स एक पर्दे पर जाकर गिरते हैं, जिससे आग पूरे घर में फैल जाती है और पूरा घर जलने लगता है, जिसे देखकर वहाँ पर बहुत से लोग इकट्ठा हो जाते हैं और आग बुझाने की कोशिश करते हैं। पर फायर ट्रक के बिना इस आग को बुझाना नामुमकिन था, और अगर वो आग जलने देते तो गुम्बद का टेम्परेचर हाई हो जाता, जिससे लोगों की जान भी जा सकती थी। इसलिए सब मिलकर आग बुझाने में लग जाते हैं। बारबी भी लोगों के साथ आग बुझाने में मदद करता है। तभी लिंडा को घर के अंदर से लेस्टर की चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। वो उसे अंदर जाकर घसीटकर बाहर निकाल कर लाती है और उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज देती है। यहाँ अभी तक आग बुझाने में लोगों को कामयाबी नहीं मिली थी, बल्कि आग और भी तेज हो गई थी। यह देखकर जिम वहाँ पर रोलर लेकर आता है और उस घर को गिरा देता है, जिससे आग बुझ जाती है। पर इसके बाद सब थके हारे लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। वहाँ पर एक पुलिस वाला जिसका नाम पॉल है, वो फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है कि हम लोग इस गुम्बद से नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि आग लगने की वजह से जो इसमें धुआं हुआ उसे ये गुम्बद बाहर नहीं निकलने दे रहा। वो कहता है कि हम इसके अंदर ही मरने वाले हैं। ये कहते ही वो हवा में गोली चला देता है, जो कि उस गुम्बद से टकराकर एक पुलिस वाले को लगती है, जिससे वो तुरंत ही मर जाता है। यहाँ पर पॉल को अरेस्ट कर लिया जाता है। अंधेरा होने पर जॉय और उसके दोस्त स्केटिंग करने के लिए जाते हैं, पर तभी वहाँ पर नूरी जॉय से आकर कहती है कि उसे अपना फोन चार्ज करना है। जॉय उसे अपने घर ले जाता है, क्योंकि उसके घर में जनरेटर था, क्योंकि वहाँ पर गिने चुने लोगों के ही घर में जनरेटर थे। इधर लिंडा पॉल को जेल लेकर आती है। वहाँ पर पुलिस स्टेशन के बाहर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। असल में वो लोग पुलिस के घटिया सिस्टम का विरोध कर रहे थे। फिर जिम उन लोगों को यह कहकर शांत करता है कि मुसीबत आने पर हम लोग आपकी मदद करेंगे। जेल में बंद होने के बाद पॉल को हार्ट अटैक आ जाता है, जिससे लिंडा दौड़कर उसकी मदद करने के लिए अंदर आती है। फिर उसे पता चलता है कि पॉल अटैक आने की एक्टिंग कर रहा था। इसी मौके का फायदा उठाकर उसे नीचे गिराकर उसे लॉकअप में बंद करके वहाँ से भाग जाता है। उधर जूनियर फिर से बंकर में एनजी के पास आता है। एनजी समझ चुकी थी कि अगर उसे यहाँ से निकलना है तो उसे जूनियर को अपने जाल में फंसाना होगा, इसलिए वो उससे अपने बचपन की यादों के बारे में बात करने लगती है। जब वो दोनों उस टनल में जाया करते थे, वो कहती है कि हो सकता है कि उस इनविजिबल बॉल का उस टनल पर कोई असर ना हुआ हो, तो वो वहाँ से बाहर निकल सकते हैं। यहाँ एनजी समझती है कि वो उसके जाल में फंस गया है और शायद अब वो उसे छोड़ देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जूनियर अकेले ही टनल में जाने का फैसला करता है। इधर जब जिम पुलिस स्टेशन में आकर देखता है तो पॉल की जगह पर वो लिंडा को जेल में पाता है। वो तुरंत लिंडा को लॉकअप से बाहर निकालता है। उन्हें पता चलता है कि पॉल कुछ राइफल और गोलियां अपने साथ लेकर गया है। लिंडा तुरंत उसकी तलाश में जंगल की ओर निकल जाती है, क्योंकि उसे पता था कि पॉल हमेशा शिकार करने के लिए जंगल की तरफ जाया करता था। वहीं जीन पॉल को पकड़ने के लिए एक टीम तैयार करता है और उधर रेस्टोरेंट में बैठी कैरोलीन को नूरी की फिक्र होने लगती है, क्योंकि वो रात अपनी मॉम को बिना बताए जॉय के घर रुक गई थी। वहीं जिम लोगों को पॉल को तलाश करने के लिए उसकी टीम में शामिल होने के लिए कहता है। वो बारबी से भी अपने साथ चलने को कहता है, क्योंकि वो आग बुझाने में अच्छी तरह से सफल हुआ था। उसके बाद वो लोग जंगल में जाने लगते हैं। में उन्हें बारबी अपनी खूबियां दिखाता हुआ लोगों से कहता है कि वो पहले एक आर्मी ऑफिसर रह चुका है। वहीं दूसरी तरफ जूलिया जॉय को टनल की तरफ जाते हुए देख लेती है। वो उसे रोककर उससे पूछती है
है कि वो बैग पैक करके कहाँ जा रहा है, लेकिन जूनियर बहुत जल्दी में था। वो उससे कहता है कि मैं अपने पास में अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, जिससे जूलिया का शक उस पर और बढ़ जाता है और वो उसका पीछा करने लगती है। वो उसके साथ टंडल तक पहुँच जाती है। उधर जॉय के घर पर जॉय और नूरी नाश्ता कर रहे थे। जॉय पहले किसी लड़की के साथ ऐसे अकेले नहीं रहा था, इसलिए वो थोड़ा नर्वस था, जबकि नूरी कॉन्फिडेंट थी और बातचीत में भी जबरदस्त थी। तभी बैन और दो लड़कियों को लेकर वहाँ उसके घर पर आ जाता है, जिन्हें अपना फोन चार्ज करना था, क्योंकि बैन को उन लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए उनका फोन चार्ज कराना था। इसके लिए वो जॉय के ना चाहते हुए भी उसे इजाजत दे देता है, क्योंकि उस टाउन में जनरेटर बहुत ही काम की चीज थी और इसके लिए उसका मिसयूज करना कोई अच्छी बात नहीं है। उधर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो लोग पॉल को ढूंढ लेते हैं। उसी समय पॉल एक लड़के के पैर में गोली मार देता है। दूसरा लड़का उसे संभालने के लिए वहीं रुक जाता है, लेकिन जिम और बारबी पॉल को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। दूसरी तरफ जूनियर टनल के अंदर आखिरी सिरे पर पहुंच जाता है, जहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि उस इनविजिबल बॉल ने टनल को भी कवर किया हुआ है। वो दीवार के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं, जिससे उसकी टॉर्च जलने लगती है। तभी जूलिया वहां पर आकर उससे वार्न करती है। जूलिया को देखकर जूनियर को बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो उसका पीछा कर रही थी। इस वजह से जूनियर उस इनविजिबल बॉल को मुक्के मारने लगता है, जिस पर जूलिया उसे ऐसा करने से रोकती है। फिर वो दोनों बैठकर वहाँ पर बातचीत करने लगते हैं। जूलिया बताती है वो पास्ट में एक गलती की वजह से इस जर्नलिस्ट जैसी बेकार जॉब में फंस गई। और इधर जॉय का घर लोगों से भर जाता है, जो अपनी अपनी जरूरत के लिए उसका जनरेटर का मिसयूज कर रहे थे। एक लड़का फोन चार्ज करने के लिए लोगों से पैसे वसूल रहा था, जबकि जनरेटर उसका था ही नहीं, लेकिन उसके खिलाफ बोलने की किसी में भी हिम्मत नहीं थी। यह देखकर सब कुछ संभालने के लिए नूरी आगे बढ़ती है, पर मामला और भी ज्यादा गर्म हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि कुछ गलत होता, तभी लाइट ही चली जाती है। नूरी इस बात से बहुत खुश होती है, क्योंकि जॉय ने उस बहस में उसका साथ दिया था। इधर जंगल में बारबी और जिम पॉल तक पहुंच जाते हैं। पॉल ने अपनी राइफल निकाल रखी थी, जिससे वो जिम को मारने ही वाला था, लेकिन तभी पीछे से लिंडा आकर उसे शूट कर देती है। दूसरी तरफ कैरोलिन जॉय के घर जाकर अपनी बेटी नूरी से मिलती है। वो नूरी से कहती है कि उसे थोड़ा जिम्मेदार बनना चाहिए। उसकी डांट सुनकर जॉय और नूरी एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, जिससे एक स्ट्रेस स्पार्क पैदा होता है और उसी वक्त दोनों को दौरे पड़ने लगते हैं। वो दोनों एक साथ किसी पिंक स्टार के बारे में बात कर रहे थे। उधर जूनियर शेल्टर में एग्नी के पास जाता है, लेकिन इस बार उसके हाथ में फर्स्ट एड किट होती है। एग्नी उसके जख्मों पर पट्टी बांध देती है और छुपके से सीजर अपने पास रख लेती है। वहीं हम देखते हैं जूलिया और बारबी दिन भर की थकान के बाद घर लौट आते हैं, लेकिन जूलिया जूनियर की बातें सुनने के बाद से ही बारबी पर शक करने लगी थी। इनविजिबल बॉल का ये पहला पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। अगले पार्ट देखने के लिए हैल हिंदी एक्सप्लेनेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले पार्ट में।